राम राम भाई सभी को। तो आज एक्सरसाइज 3.5 करने जा रहे हैं, क्लास 10th का मैथ है। जो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये चैप्टर है अपने पास 3.5। तो एक्सरसाइज 3.4, 3.3 और 3.1 हमारी हो चुके हैं। इनकी प्ले लिस्ट बना रखी है, उसमें जाकर आप देख लेना। तो जो भी बच्चा 10th क्लास में है और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है उसमें 10th क्लास का मैथ आता है, तो आप इन वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, जिनका बेसिक अभी क्लियर नहीं है। तो एक्सरसाइज 3.2 करी थी, उसमें हमने 2-4 बातें पढ़ी थी। अगर प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हमने, जैसे अगर हमारे पर लाइन है कोई a1x प्लस b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0 है, तो अगर हमारे पास a1 डिवाइडेड बाय में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 के बराबर है, नॉट इक्वल टू है, तो हमारे पास जो लाइन होती हैं वो लाइन की प्रॉपर्टी बनती है इंटरसेक्टिंग लाइंस की। तो ये लाइन इंटरसेक्ट करती हैं और जिनका सॉल्यूशन होता है ओनली वन सॉल्यूशन, इनका एक सॉल्यूशन होता है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है, अगर a1 बाय में a2 इज इक्वल टू b1 बाय में b2 इज इक्वल टू में c1 बाय c2 है, तो जो लाइन है कोइंसिडेंट करती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर लाई करती है और इसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। उसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी a1 बाय में a2 इज इक्वल टू b1 बाय में b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाय में c2 अगर है, तो हमारे पास लाइन होती है पैरेलल। पैरेलल का मतलब होती है एक साथ चलने वाली। तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन। तो ये हमने प्रॉपर्टी इबिन में एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये प्रॉपर्टी कह रही है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन वाली कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास ये वाली है, अगर हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन है। उसके बाद नो सॉल्यूशन वाली कौन सी प्रॉपर्टी होगी, नो सॉल्यूशन वाली होगी हमारे पास पैरेलल लाइंस की। ठीक है, उसके जो तीसरी है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो ये प्रॉपर्टी होगी हमारे पास कोइंसिडेंट, अगर लाइन कोइंसिडेंट हो, एक दूसरे के ऊपर लाई करती हो तो उसी तरीके से हमें करना फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो हमारे पास जो पहली जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखी है हमारे पास इक्वेशन ये वाली, x माइनस में 3y माइनस में 3, 3x माइनस में 9y माइनस में 2। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू हमारे पास 1, b1 की वैल्यू है -3 और c1 की वैल्यू है -3 के बराबर। उसके बाद a2 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है -9 और c2 की वैल्यू है -2 के बराबर। तो ये हमने यहाँ पे वैल्यू रख लिया। तो a1 बाई में a2 बराबर होगा 1 बाई में 3 के, जो कि यहाँ पे दे रखे हैं। उसके बाद b1 बाई में b2 होगा -3 बाई में 9 के, जो कि माइनस से माइनस कट जाएगा 1 बाई 3 के बराबर आएगा। तो हमें ये तो पता लगा कि a1 बाई में a2 इज इक्वल टू b1 बाई में b2 है। अब c1 बाय में c2 वाली प्रॉपर्टी और देख लेते हैं कि c1 बाय में c2 क्या आएगा, -3 तो 3/2, तो नॉट इक्वल टू c1 बाय में c2। तो ये हमारे पास लाइन कौन सी बनी, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन। तो हम इस क्वेश्चन को यहीं के यहीं छोड़ दें कि इसका आगे कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो हम इसको सॉल्यूशन को नहीं कर सकते। देयरफॉर द लाइन गिवन सेट ऑफ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट, दस देयर विल बी नो सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशंस। उसके बाद जो अगली इक्वेशन दे रखी है हमें दे रखी है 2x प्लस में y इज इक्वल टू में 5। तो यहाँ पर अगर a1 की वैल्यू मैं ला के चलूँ 2, b1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1 और c1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -5 के बराबर। -5 लो क्योंकि 5 अगर वहाँ जाएगा इज इक्वल टू के उस साइड में तो माइनस का हो जाएगा। उसके बाद a2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3, b2 की वैल्यू हो जाएगी 2 और c2 की वैल्यू हो जाएगी -8, क्योंकि 8 अगर इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो -8 के बराबर हो जाएगा। तो उसके बाद a1 बाई में a2 की वैल्यू होगी 2 बाई में 3, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर b1 बाई b2 हो गया 1 बाई में 2, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हमारे पास जो केस बनेगा वो बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइन्स का, क्योंकि अगर a1 बाई में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई में 2 तो कौन सी लाइन्स बनती है हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइन, जो कि हमारे पास ये पहला वाला केस हो गया। ठीक है, तो इसका कितने सोल्यूशन हो गए, इसका ओनली वन सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन ओनली वन। तो हमें जो इसका सॉल्यूशन निकालना है वो किससे निकालना है, वो निकालना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को करने के दो तरीके हैं, चाहे तो आप एक फॉर्मूला याद कर रहे हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, x बटे में b1 c2 माइनस में b2 c1 इज इक्वल टू y c1 a2 माइनस में c2 a1 इज इक्वल टू 1 बाई में a1 b2 माइनस में a2 b1। तो ये तो हमारे पास इसका फॉर्मूला है, लेकिन मैं कराऊंगा आपको शॉर्ट ट्रिक से। तो हमने इक्वेशन लिख लेनी है। हमारे पास इक्वेशन क्या है अपने पास, इक्वेशन के कोफिशिएंट लिख लो सिर्फ। जैसे हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस में y माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद अगली है हमारे पास 3x प्लस में 2y
माइनस में 8 इज इक्वल टू में 0। तो हमें इक्वेशन के कोफिशिएंट लिख लेने हैं। पहले तो ऊपर लिख लो x y और यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट लिख लो, c लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे कांस्टेंट के नाम का, ठीक है, x y और c का मीन है कांस्टेंट। तो x के नीचे x वाली टर्म लिख दो 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे -8, ठीक है। तो अब देख कर चलना, अब हमने लिखना ऊपर x और जो x के नीचे टर्म आएगी, एक x वाली इस लाइन को छोड़ दो और इस लाइन को छोड़ दो और इन दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आपस में। 8 को 1 से करो क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा माइनस का 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू माइनस के 8। बीच में आएगा इनके माइनस का साइन और इनको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 2 को और -5 को, तो 2 मल्टीप्लाई बाय प्लस का 2 माइनस मल्टीप्लाई बाय -5। तो x की टर्म आ जाएंगी। तो हमारे पास ये क्या बनेगा, ये बनेगा -8 और ये बन जाएगा 5 2 10 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो x बाय में 2 बन जाएगा क्योंकि प्लस के 10 माइनस का 8, तो x बाय में 2 बन जाएगी ये वाली टर्म, ठीक है। इसके इज इक्वल टू में हमने क्या करना है, y लिखना है। उसके बाद हमने y वाली टर्म निकालनी, तो y की निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार इरेज कर देता हूँ ये वाली सारी की, ठीक है। देखो तो y वाली यहाँ पे हमारे पास था -5 यहाँ पे, ठीक है। अब y की टर्म्स निकालनी है हमने, बस y वाले केस में एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, y के आड़े में ये वाली लाइन छोड़ दो और ऊपर वाली लाइन छोड़ दो ये वाली। अब ये हमारे पास जो 4 टर्म बची हैं वो बनी है 2 3 -5 और -8, ठीक है। ये वाली 4 टर्म बची, ये 2 ये 2 ये, मतलब उसकी रो और कॉलम y वाली दोनों की छोड़ दी। अगर x के में देखो हमने इसका कॉलम और ये रो छोड़ दी थी, हमने 4 एलिमेंट लिए थे सिर्फ ये और ये 4, ठीक है। लेकिन y के एलिमेंट में हमने इसका कॉलम भी छोड़ दिया, रो भी छोड़ दिया, तो हमारे पास बच गया 2 3 -5 और -8। तो इसमें क्या करना, पहले हमने ये वाले माइनस करे थे ना, तो अब क्या करेंगे, y के केस में हमने ये दोनों पहले मल्टीप्लाई करनी है। तो नीचे क्या आएगा, y मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय 3, बीच में हमेशा माइनस का साइन रहेगा। उसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई करें तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये जाए -16, समझ रहे हो। तो -15 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 16, तो y बाय में 1 हो जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हो बात। तो y बाय 1 आ गया इज इक्वल टू में, ये यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। c बाय में हम कांस्टेंट की वैल्यू रखनी, ये भी हमारे पास ये था x y c, दोबारा लिख लेता हूँ मैं, 2 1 -5 और 3 2 और -8। अब ये कांस्टेंट वाली हमने रो भी रिजर्व कर दो, इसकी कॉलम भी रिजर्व कर दो, ठीक है। हमने कॉलम रिजर्व कर दिया, इसकी रो भी रिजर्व कर दी, तो हमारे पास एलिमेंट बचे ये 4, इसमें आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और माइनस कर दो, 2 2 4, तो जो कांस्टेंट के नीचे क्या आएंगे इज इक्वल टू में ये कांस्टेंट, तो 2 2 4 माइनस में 3 एकम, देखो 2 2 4 ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया आपस में, ये दोनों मल्टीप्लाई 3 एकम 3 माइनस के 3, तो आ जाए c बाय में 1 के बराबर, समझ रहे हो बात नहीं। तो x की वैल्यू दे यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू 1 आई है यहाँ पे, तो x बाय में 2 इज इक्वल टू वाई बाय में 2 इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं कंपेयर करूँ x बाय में 2 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ गई 2 के बराबर, y बाय में 1 था भाई सॉरी, और y बाय में 1 इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू भी 1 आ गई, तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई, हमने ये दोनों चाहिए तो ये आ गई। तो देखो फॉर्मूले से करोगे तो फॉर्मूले वैल्यू पुट कर लेना, हमारे पास सारी वैल्यू पता है हमें, नहीं तो ये वाला मेथड मैट्रिक्स के मेथड से हम कहते हैं इसको, मैट्रिक्स के मेथड से, ठीक है। अगर x की वैल्यू है तो इसको कन्वर्जर कर दो, इसके रो कॉलम को इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, -8 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद y की बारी आओ तो इसका y वाला कॉलम और रो रिजर्व कर दो, उसके बाद 4 एलिमेंट ये बच के उनको मल्टीप्लाई कर दो। c की बारी आओ, इसका कॉलम और इसकी रो रिजर्व कर दो, उसके बाद ये 4 एलिमेंट बच के इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। एक बार अगले क्वेश्चन में देखेंगे, उसके बाद आपने बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। जो तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास ये दे रखा है, तो इसमें a1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, a2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6, तो a1 बाई a2 बन जाए 1 बाई में 2 के बराबर। उसके बाद b1 की वैल्यू इसमें -5, b2 की वैल्यू -10, तो 5 डिवाइडेड बाई में 10 1 बाई 2 के बराबर, तो a1 बाई में 8 इज इक्वल टू b1 बाई b2 आ गया। उसके बाद 20 बाई 40, तो ये b1 बाई 2 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू c1 बाई c2, तो ये लाइन हमारे पास बनेगी कोइंसिडेंट लाइन्स, तो इनके इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। देयरफॉर द गिवन सेट ऑफ लाइन विल बी ओवरलैपिंग ईच अदर, कोइंसिडेंट का मतलब होता है आप ऊपर नीचे चल रही हैं अपने एक के ऊपर एक, ओवरलैपिंग ईच अदर लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट टू ईच अदर, दस देयर आर इनफाइनाइटली सॉल्यूशन पॉसिबल फॉर दीज इक्वेशंस, ठीक है। तो आगे हम सोल्व क्योंकि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। उसके बाद इस केस में देखो a1 की वैल्यू आ जाएगी 1, a2 की वैल्यू आ जाएगी 3, b1 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू -3, ठीक
ठीक है। यहाँ पे a1/-2 है 1/3 के बराबर, b1/b2 है, माइनस तो माइनस गया 1 के बराबर। समझ रहे हो बात को। तो a1/-2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो लाइन क्या हमारे पास क्या बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन्स है तो हमारे पास पॉसिबली 1 सॉल्यूशन होगा इसका, ठीक है। इसका एक सॉल्यूशन हमें मिलेगा। तो वो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस जो ये हमारे पास है लाइन है हमारे पास x माइनस में 3y-7 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 3y-15 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे y और यहाँ पे भी कॉन्स्टेंट में 1 ले लेता हूँ, ठीक है। तो x के नीचे x की टर्म, तो x की यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे माइनस के 3 और यहाँ पे भी माइनस के 3, यहाँ पे माइनस के 7 और माइनस के 15, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं ला के चलूँ, x की वैल्यू, अब इसको देखो मैंने यहाँ पे इसकी रो है ये वाली इसकी कॉलम और इसकी रो को रिजोल्व कर देता हूँ, एलिमेंट बचे इसके ये वाले 4, ठीक है। तो नीचे क्या आएगा, माइनस के 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 15, बीच में माइनस का साइन, और ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, माइनस के 3 और माइनस के 7 इज इक्वल टू मैं y वाली टर्म लेकर चलूँ, y वाला कॉलम और y वाली रो रिजर्व कर दो, हमारे पास एलिमेंट बचे ये 4, 1 2 3 और 4 के बराबर। तो उसके बाद ये जो y वाली टर्म मैंने बताया था, ये वाले पहले नहीं मल्टीप्लाई करने, ये नीचे वाले अपोजिट लेकर चलने, पहले ये मल्टीप्लाई करो 3 मल्टीप्लाई बाय -7, उसके बाद बीच में माइनस का साइन, फिर इनको मल्टीप्लाई करो, माइनस के 15 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 1 की वैल्यू, तो इसकी कॉलम और इसकी रो रिजर्व कर दो, एलिमेंट बचे ये 4। तो इसमें वही रेगुलर हमने क्या करना, माइनस के 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 1, तो सॉरी माइनस के 3 मल्टीप्लाई 1 तो 3 रहेगा, और माइनस में आ जाएगा माइनस के 3 मल्टीप्लाई बाय प्लस के 3। तो यहाँ पे मैं सोल्व करके ले लेता हूँ। तो 15 3 45 वो भी पॉजिटिव, 7 3 21 वो भी पॉजिटिव, माइनस का 21 आ जाए इसके नीचे, ठीक है, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस और बीच में माइनस का साइन और दे रखा है इसके बीच में। तो डिवाइडेड बाय में y, तो जहाँ 7 21 वो भी माइनस का, और ये नीचे आएगा 15 एकम 15 नेगेटिव, लेकिन ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 15 आ जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 1 के नीचे क्या आएगा, माइनस का 3 ये है ही है, और 3 3 9, माइनस का माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू आएंगी निकल के, x के नीचे आएंगी, अगर 45 में 21 माइनस कर तो 5 में से 1 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, x डिवाइडेड बाय 24। y के नीचे क्या आएगी वैल्यू, अगर माइनस के 21 जमा 15 तो ये बचेगा 6, वो भी माइनस का, इज इक्वल टू 1 के नीचे आएगा 9 में से 3 गए 6। समझ रहे हो बात को। तो x की वैल्यू अगर मैं कंपेयर करूँ पहली और ये तीसरी इक्वेशन कंपेयर करूँ, x बाय में 24 इज इक्वल टू 1/6, तो 24 वहाँ जाएगा, तो ये जाए 6 4 जा 24, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 4 हमारे पास, तो x की वैल्यू 4 लिख दी। उसके बाद दोनों इक्वेशन को लास्ट वाली सेकंड लास्ट को और लास्ट सेकंड को कंपेयर करता हूँ, तो ये बन जाए y बाय -6 इज इक्वल टू 1/6, तो ये -6 यहाँ पर जाएगा, तो 6 से 6 कट गया, तो -1 आ गया y का आंसर। तो इस तरीके से हमें इनके क्वेश्चन आगे सॉल्यूशन करने हैं। ये था इसका 4th पार्ट। अगर अभी समझ में नहीं आया तो एक बार इसको रिपीट करके देख लेना। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। तो तीसरे में क्या कह रहा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें पता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होते हैं, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होते हैं। तो इस केस में हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनते हैं। तो इसको हमें मतलब लागू करना है इसमें, ठीक है। तो हमें एक इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y इज इक्वल टू 7 के बराबर। एक इक्वेशन दे रखी है a माइनस में b मल्टीप्लाई बाय x प्लस में a प्लस में b मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 3a प्लस में b माइनस में 2 के बराबर। समझ रहे हो बात को। तो अब हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ पे देखो a1 की वैल्यू क्या आएगी 2, b1 की वैल्यू क्या आएगी 3 और c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 या -7, कुछ भी आप यहाँ पे ले सके चल सकते हो, ठीक है। अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट -7 लेके चलता हूँ, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो -7 इज इक्वल टू 0। उसके बाद अगर मैं मान के चलूँ तो यार क्या करते 7 ले लें, क्योंकि वो भी यहाँ पर माइनस का लूँगा, इसने माइनस का लूँगा, फिर इसे माइनस तो माइनस काटना, तो प्लस का 7 ले लेते। एक ही बात है, अगर इस साइड ले या इस साइड, बस लेनी हमने दोनों को। जो अगर इसमें मैं इसको इस साइड लेकर कर रहा हूँ तो ऊपर वाले में भी इस इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड लेकर मैंने वैल्यू लेनी पड़ेगी।
तो दोनों में सेम करना पड़ेगा। अगर मैं इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में रखता हूँ इन दोनों का तो मैं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इस केस में A2 की वैल्यू आ रही है हमारे पास A माइनस में B, यहाँ पे B2 की वैल्यू आ रही है A प्लस में B, और यहाँ पे C2 की वैल्यू आ रही है 3A प्लस B माइनस में 2 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वैल्यू रख ली। तो इस केस से हमारे पास जो A1 बाई में A2 है, जो कि हमारे पास A1 बाई में A2 क्या हो जाए 2 डिवाइडेड बाई में A माइनस में B इज इक्वल टू में किसके आना चाहिए B1 बाई B2 जो गया 3 डिवाइडेड बाई में A प्लस में B इज इक्वल टू किसके आना चाहिए 7 जो कि C1 बाई में C2 3A प्लस में B माइनस में 2 के बराबर ये आनी चाहिए वैल्यू। ठीक है, जब जाके हमारे पास प्रूव होगा ये कि भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के। तो अब यहाँ पे इक्वेशन बनानी पड़ेंगे हमने दो, तो दो इक्वेशन बनाने के लिए क्या करता हूँ मैं पहली इक्वेशन को और तीसरी इक्वेशन को इक्वल टू में रख लेता हूँ। ठीक है, इक्वल टू में रखूँगा, इसने हटा दो बीच वाले ने यहाँ पर, तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इन आपस में। ठीक है, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए, पहली और तीसरी इक्वेशन है देखो, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई करेगा इस वाली इक्वेशन के साथ पूरे के साथ 3A प्लस में B माइनस में 2 के साथ, और ये वाला जो 7 है वो मल्टीप्लाई करेगा A माइनस में B के, और आपस में इक्वल टू के हो जाएंगे। तो ये मल्टीप्लाई कर दो 3 2 6A प्लस में 2B माइनस में 4 इज इक्वल टू में 7A माइनस में 7B के बराबर। तो जो A वाली टर्म होगा एक साइड लिया हो तो ये जाएगा ये 6A ही साइड जाते हैं, तो 7A माइनस में 6A, और B वाली को मैं उस साइड ले जाता हूँ, ये प्लस का 7B बन जाएगा प्लस के 2B और माइनस के 4, तो 7 में से 6 गए हमारे पास A इज इक्वल टू में 7 और 2 9B माइनस में 4। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी A माइनस में 9B इज इक्वल टू में -4 के बराबर। तो इक्वेशन नंबर 1 मैं इसको नाम दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो पहली दो इक्वेशन है हमारे पास ये वाली, इनको अगर मैं लेकर चलूँ यहाँ पर मैं बीच में लाइन खींच देता हूँ, तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ फर्स्ट की इक्वेशन को और इसको सेकंड को, तो यहाँ पर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2A प्लस में B इसी के साथ मल्टीप्लाई करेगा और 3A माइनस में B के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो ये 2A प्लस में 2B इज इक्वल टू में 3A माइनस में 3B। तो 3 ये 2A वाली यहाँ पे लिया म्यू माइनस का 2A हो जाएगा, और ये 2B प्लस में 3B हो जाएगा क्योंकि माइनस का 3B वहाँ जाकर ऐड करेगा, तो प्लस के 5B इज इक्वल टू में A। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन जो मैंने क्या है वो आई है A माइनस में 5B इज इक्वल टू में 0, या फिर A हम 5B के बराबर भी रख सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा कि भाई हमें जो कोई भी मेथड हम कोई भी मेथड सोल्व कर के लिए ले सकते हैं, सब्सटीट्यूशन वाला भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला भी, तो कोई भी मेथड हम यूज़ करते हैं। तो A की वैल्यू मैं क्या करता हूँ इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूशन मेथड अपने पास ये। ठीक है, तो A की वैल्यू हमारे पास 5B के बराबर माइनस के 9B इज इक्वल टू में -4, तो 9 में तो 5 गई रहेगा, माइनस के 4B इज इक्वल टू में माइनस के 4, तो माइनस से माइनस काट देता हूँ, तो B की वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। तो अगर B की वैल्यू 1 है तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A इज इक्वल टू में 5B के बराबर था, तो B की वैल्यू अगर 1 है तो A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 के बराबर। तो इसी तरीके से यही क्वेश्चन पूछ रखा था कि A और B की हम वैल्यू क्या रखें कि हमारे पास ये इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाए। तो A की वैल्यू 5 रखनी पड़ेगी और B की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन B की वैल्यू 1 A की वैल्यू 5, हैंस A इज इक्वल टू में 5 B इज इक्वल टू 1 आर द वैल्यूज फॉर विच द गिवन इक्वेशन गिव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। उसके बाद जो अगली इक्वेशन है बिल्कुल सेम है, इसमें भी नहीं पूछ रहा फॉर विच वैल्यू के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का आपको पता है कि A1 बाय में A2 इज इक्वल टू में B1 बाय में B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाय में C2 की हमारे पास होती है, क्योंकि ये हमारे पास क्या होती है पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस के हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता क्योंकि ये कभी भी मीट नहीं करती, आपस में पैरेलल चलती रहती हैं। तो इस केस में भी हमने कुछ नहीं करना, A1 की A2 की और B1 की वैल्यू A1 A2 और C1 की वैल्यू निकालनी है, A2 B2 C2 की वैल्यू निकालनी है, वो हमने पुट करनी है। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन ये बनेगी हमारे पास कि A1 बाई में A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तो ये वाली तो इक्वेशन हमें यूज़ नहीं है, तो ये किसकी बनती है हमारे पास बनती है पैरेलल लाइंस की। ठीक है, जिसके हमारे पास नो सॉल्यूशन एक भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो हमारे पास जो पहली दो इक्वेशन है उनको हम कंपेयर कर लेते हैं। तो ये इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसने, यहाँ पे 3 2 के -1 इज इक्वल टू में 1 बाई में k -1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाए 3 k -1 से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू में 1 2 के -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 मल्टीप्लाई करा तो वो सेम रहेगी। तो यहाँ पे 3 के -1 इज इक्वल टू में 2 के -1, तो 1 वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन से सोल्व हो जाए, तो हमें दो इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है। तो 2 के वाली टर्म उसको वहाँ से ले जाओ, ये 3 के -में 2 के इज इक्वल टू माइनस के 1 और ये प्लस का 1 यहाँ आ जाएगा, तो ये हमारे पास 0 बन जाएगा। तो 3 के यहाँ पर भाई 3 हो जाए क्योंकि के -1 ब्रैकेट में, तो यहाँ पे 3 के -3 सॉरी यहाँ पर प्लस का 3, तो 3 में तो एक गया, यहाँ पे 2 बच गया, और यहाँ पे के 3 के में k इज इक्वल टू में के, तो k की वैल्यू यहाँ पे आ गई 2, तो हैंस 4k इज इक्वल टू 2,
द गिवन इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या कह रहा है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्सटीट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सब्सटीट्यूशन मेथड तो मैं इतनी बार करा चुका हूँ कि आपको एक बार आइडिया ही दे देता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैं इसमें करा दूंगा, सब्सटीट्यूशन मेथड आपको मैं आइडिया दे देता हूँ इसमें। ठीक है, हमारे पास 2 इक्वेशन दे रखी है ये वाली। ठीक है, हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। क्या करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, उसमें से एक्स की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, अगर फर्स्ट लोगे तो उसमें दिया एक्स की वैल्यू निकाल दो, बात एक ही है। तो अगर इसमें एक्स की वैल्यू निकालूँ तो ये बन जाए 4 माइनस में 2y डिवाइडेड बाय में 3। ठीक है, 4 माइनस में 2y, क्योंकि ये माइनस करेगा वहाँ जाके, और ये जो x के साथ 3 मल्टीप्लाई करेगा यहाँ जाके डिवाइड करेगा। तो इतना यार समझ में होनी चाहिए अपने में, दिमाग इतना अपना माइंड कैपेसिटी बढ़ाओ माइंड की, ताकि हम माइंड में इक्वेशन को सोल्व कर सकें। तो ये हमारे पास x की वैल्यू बन गई। ये वाली जो वैल्यू है हमें क्या करना पड़ा, सेकंड में नहीं पुट करनी, क्योंकि हमने सेकंड से निकाली है। तो यहाँ पे 0 ये 4 के प्रूफ इक्वल प्रूफ हो जाएगी। ये हमने इक्वेशन करनी है 1 में पुट, क्योंकि हमने सेकंड में से निकाली है। तो थर्ड वाली सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 वी ऑब्टेन। बस कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट कर देनी है। तो 8x x की वैल्यू मैंने रख दी, प्लस में 5y, इसको सोल्व कर लो। ये हो जाएगा अपने पास 32 माइनस 16y प्लस में 15 इज इक्वल टू में 27 के बराबर। एलसीएम लिया एक बार यहाँ पे। ठीक है, ये जो इसलिए 15y होया, और ये 3 फिर वहाँ जाकर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 में 27 हो गया। ठीक है, इक्वेशन आपने सोल्व करनी है। y की वैल्यू आ गई। ये भी इसको क्या करना, तीसरी इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना है y की वैल्यू, वहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, सेकंड इक्वेशन हमारे पास कौन सी थी, ये वाली। या फिर आप इसमें थर्ड में भी पुट कर सकते हो y की वैल्यू, वहाँ से भी आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, जैसे हमें दे रखा है x की वैल्यू 4 माइनस में 2y डिवाइडेड बाय में 3। तो यहाँ पर y की वैल्यू अगर मैं 5 पुट कर दूँ तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 10 में 4 गए माइनस का 6 डिवाइडेड बाय में 3, तो यह अपना बनेगा माइनस के 2 के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद बात आती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में अगर आप फॉर्मूला याद करना चाहो तो फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर दिखाया था, आपकी नोटबुक में भी दे रखा होगा, लेकिन जो अपना तरीका है वो हम लेके चलते हैं। अगर x y और कांस्टेंट मालूम है 1, तो यहाँ पे x के जो कोफिशिएंट की वैल्यू हुआ है 8 और दूसरे की है 3, दूसरे वाले इसमें है 5 और 2, और इस वाले की है माइनस के 9 और माइनस के 4। ठीक है, तो अगर x की हमने वैल्यू लेनी है तो x को यहाँ पे लिख लो, इसकी कॉलम को और रो को सारी को छोड़ दो, हमारे पास जो 4 एलिमेंट बचेंगे वो बच गई ये। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 4 है, सॉरी 5 चौक 20, माइनस के 20 आगे, बीच में आएगा माइनस का साइन, 9 दूनी 18 जो कि है माइनस का। उसके बाद y वाली वैल्यू, y वाला रो सॉरी y वाला कॉलम और रो छोड़ दो। उसके बाद जो 4 एलिमेंट बचे, 2 ये और 2 ये। उसके बाद हमें बस एक चीज़ करनी होती है, इसमें ये वाले एलिमेंट मल्टीप्लाई करना, ना कि ये 8 और 4। तो 3 और 9 को मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाए 9 3 27, माइनस का वो भी बीच में आएगा माइनस का साइन। ये 4 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4, 8 चौक 32 जो कि आ जाएगा माइनस का। उसके बाद कांस्टेंट की वैल्यू 1, तो कांस्टेंट में क्या करें, इसका कॉलम और इसकी रो छोड़ दो, हमारे पास 4 एलिमेंट बचेंगे ये वाले। तो 8 दूनी 16 एज रेगुलर और 5 दिए 15। तो हमारे पास माइनस के 20 और प्लस के 18 हो जाएंगे। तो ये बढ़ जाएगा x डिवाइडेड बाय माइनस के 2 इज इक्वल टू y। ये बनेगा कितना था भाई, ये y के बारे में 9 3 27 था ना, 27 है, 7 है, तो प्लस का आ जाएगा माइनस माइनस। तो 32 में से अगर मैं 27 घटाऊँ तो ये बड़े बचेगा 3 और 2 5 के बराबर। ये भी प्लस का, क्योंकि 32 प्लस का हमारे पास। 1 डिवाइडेड बाय में 16 में से 15 गया 1। तो पहली इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूँ इससे, तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास -2 के बराबर। इसको और इसको कंपेयर करूँ तो y की वैल्यू आएगी 5 के बराबर। तो x की वैल्यू आएगी 2 - 2 और y की वैल्यू आएगी 5। तो हमारे पास दोनों हमने सब्सटीट्यूशन से भी और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी निकाल लिया कि हमारे पास वैल्यू क्या क्या आ सकती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का देखो फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने कुछ नहीं करना भाई, अलजेब्रिक मेथड कोई भी हमने अब तक जो भी अलजेब्रिक मेथड पढ़े हैं, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। कोई भी अलजेब्रिक मेथड से हमने इसका सोल्यूशन निकालना। ठीक है, तो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन कह रहा है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस फिक्स्ड। वो एक तो कुछ पार्ट हमने फिक्स कर दिया मंथली के चार्जेस का हॉस्टल के, एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द स्टूडेंट नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन अ मेस। ठीक है, दूसरे जो चार्जेस है मतलब रहने का तो जो चार्जेस वो फिक्स है, उसके बाद जो खाने लेने के जो खाना ले रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, उसके चार्जेस अलग अलग होते रहते हैं जितने दिन हम खाना खाते हैं। व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक टू फूड फॉर 20 days शी हैज़ टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्जेस, वेयर एज बी स्टूडेंट बी हु टेक फूड फॉर 26 days pays
1180 रुपीज़ एज हॉस्टल चार्जेस, फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे पास, इसका सॉल्यूशन नंबर 1 है। तो हमने माना कि भाई लेट एक्स बी द फिक्स चार्जेस एंड द फॉर द फूड एंड वाई बी द चार्ज फॉर द पर डे। ठीक है, एक्स तो उसके फिक्स चार्जेस हैं फूड के और वाई हैं चार्जेस पर डे के फूड के। तो अगर मैं मानता हूँ कि एक्स चार्जेस तो हो गए उसके रहने के, और उसके बाद उसने क्या लिया 20 दिन उसने खाना लिया, पर डे के हिसाब से वाई चार्जेस थे, टोटल कॉस्ट आई उसकी 1000 रुपीज़। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। उसके बाद अगले जो बंदा था दूसरा बंदा, उसके जो फिक्स्ड चार्जेस थे वो एक्स रुपीज़ थे और उसने खाना खाया 26 दिन, पर डे के हिसाब से पर डे की जो कॉस्टिंग थी वो थी वाई रुपीज़। तो उसको जो कॉस्ट पड़ी वो बनी 1180 रुपये के हिसाब से। तो इसमें जो भी आपको आसान तरीका लगता है उससे आप सोल्व कर सकते हो, सब्सटीट्यूशन से करो या फिर एलिमिनेशन से करो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तक करो। तो इसमें यहाँ पे क्या करेगा, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, दोनों का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो यहाँ पे सीधे कट जाएंगे। अगर मैं 1 इक्वेशन में से 2 को माइनस कर दूँ, सिंपल सी बात है, अगर मैं इसी में से ये माइनस कर दूँ, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो इससे कट गया। 26 में से 20 गए और बन जाए 6y इज इक्वल टू में 1180 में से 1000 गए तो 180 रुपये बच गए। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 3 18 30 के बराबर। ठीक है, मतलब जो पर डे के हिसाब से कॉस्टिंग है, मतलब एक दिन के जो खाने के चार्जेज हैं वो हैं 30 रुपये के बराबर। इसी तरीके से अब मैं क्या, y की वैल्यू जो 30 आई है वो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पहली इक्वेशन में पुट कर दिया, दूसरी में कर दो, तो वहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो हमारे पास थी x प्लस में 20y इज इक्वल टू 1000 रुपीज़। तो y की वैल्यू मैं रख देता हूँ यहाँ पे, तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस में 20y, y की वैल्यू है हमारे पास 30, तो 3 2 6, ये 600 हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू क्या आएगी 400 के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। आप इससे सब्सटीट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, x की वैल्यू निकाल दो, उसके बाद x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, फिर उसके बाद हमारे पास y की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड में क्या करें, फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन मान लिया हमने x बाय में y कोई भी फ्रैक्शन है तो क्या करें, वो बिकम मतलब 1/3 के बराबर हो जाती है। कब हो जाती है, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर होता है हमारे पास ऊपर वाली, तो अगर मैं ऊपर वाले में से 1 माइनस कर दूँ तो हमारे पास जो फ्रैक्शन बनेगी 1/3 के बराबर बन जाएगी। इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बनेगी पड़ा 3x माइनस में 3 इज इक्वल टू में y के बराबर। तो इक्वेशन बनेगी 3x माइनस में y इज इक्वल टू में 3। उसका जो दूसरी तरीकी है, इट बिकम 1/4, जो फ्रैक्शन है वो 1/4 बन जाती है। कब बनती है, व्हेन 8 इज एडिड टू इट्स डिनोमिनेटर में, अगर मैं 8 नीचे ऐड कर दूँ। ठीक है, तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 4x इज इक्वल टू में y प्लस में 8, तो इक्वेशन बनेगी 4x माइनस में y इज इक्वल टू में 8 के बराबर। तो इक्वेशन 2 बन गई हमारे पास। इसको किसी भी तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। अगर मैं मान के चलो यहाँ पे देखो 4x माइनस में y इज इक्वल टू में 8, तो इक्वेशन सेकंड में से अगर मैं फर्स्ट माइनस कर दूँ, तो इक्वेशन सेकंड हमारे पास 4x माइनस में y, इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है फर्स्ट, इज इक्वल टू हो जाए 8 माइनस में 3, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस होंगे राइट हैंड साइड वाली राइट हैंड साइड में से, जब माइनस का 3x और प्लस के y इज इक्वल टू 8 में से 3 गए 5 तो माइनस के y में से प्लस का y गया 4 में से 3 गया, हमारे पास खाली x रहेगा, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 5। अब ये x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इसमें सेकंड में पुट कर लो, तो x की वैल्यू है 5, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस में y इज इक्वल टू में 8, तो 5 चौक 20, तो y की वैल्यू मैं इस साइड ले जाता हूँ, तो प्लस का y हो जाएगा, अरे 8 उस साइड चला जाएगा, तो 5 चौक 20 माइनस में 8, तो जो कि बराबर बचेगा y इज इक्वल टू में 12, x इज इक्वल टू में 5 के बराबर। तो यहाँ पे ये सोल्यूशन दे रखा है इसका प्रॉपर, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, यहाँ पे इसने x की वैल्यू निकाल ली 5 के बराबर और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 12 के बराबर। ठीक है, सब्सटीट्यूशन मेथड से इसने सोल्व किया है। तो देखो इसके क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करें हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। यस ने क्या किया 40 मार्क्स लिए हैं, कब लिए हैं, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, मतलब अगर उसको एक क्वेश्चन का 3 नंबर मिल रहे हैं और गलत का अगर कर रहा है तो उसके नेगेटिव मार्किंग भी है -1 की, मतलब अगर ठीक करेगा तो +3 मिलेंगे और गलत कर दिया तो -1 मिलेगा हर एक क्वेश्चन के गलत करने पर, और ठीक करने पर मिलेगा +3। अगर उसको, अब ये तो होगी फर्स्ट केस, यहाँ पे अगर उसको 4 मार्क्स मिले ठीक करने के और 2 मार्क्स उसके डिडक्ट हों गलत आंसर के लिए, तो यश ने कितने स्कोर किए, जब यश ने उस केस में 50 नंबर स्कोर किए। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि यश जो है
उसने जो क्वेश्चन ठीक किए हैं वो किए हैं एक्स, और जो गलत किए हैं ये तो है करेक्ट के, और जो रॉन्ग किए हैं वो मान लिया हमने वाई करे हैं उसने। ठीक है, तो उसने ठीक करे हैं एक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन, और जो गलत किए हैं वो है करे हैं वाई नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो अगर वो क्या है टोटल दे दिया कि 40 मार्क्स उसको मिल जाते हैं। कब मिल जाते हैं? अगर उसको 3 नंबर मिले हर एक ठीक क्वेश्चन के, मतलब 3x हो गए टोटल जो ठीक क्वेश्चन के मार्क्स हो गए, तो हो गए 3x, क्योंकि एक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन उसने राइट करे हैं और हर एक क्वेश्चन का उसको 3 नंबर मिल रहे हैं। और अगर उसी में जो 40 नंबर है उसमें अगर उसने गलत कर दिए वाई, और हर एक क्वेश्चन की जो नेगेटिव मार्किंग है वो -1 के बराबर है, तो अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ नेगेटिव जो गलत क्वेश्चन की है वो है वाई, और हर एक क्वेश्चन की जो नेगेटिव मार्किंग है वो -1 के बराबर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करूँ तो ये बनेगा 3x माइनस में y इक्वल टू 40 के बराबर, तो ये बनेगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद जो अगली जो चीज़ दे रखी है, अगर वो उसके जो टोटल है मार्क्स वो बन रहे हैं 50, वो कब बन रहे हैं? अगर उसको 4 नंबर मिले ठीक क्वेश्चन के, अगर वो 4 नंबर मिले अगर उसने ठीक क्वेश्चन किया, तो हमने वही माने थे कि भाई उसने अगर x क्वेश्चन ठीक करे तो हो गया 4x के बराबर टोटल, और जो उसने गलत किए हैं उसके लिए उसको मिले 2 मार्क्स डिडक्टिव फ्रॉम ईच इनकरेक्ट आंसर। अगर वो गलत करे तो उसको कितने नंबर मिले? -2 हो जाए उसके। तो उसने जो रॉन्ग किए हैं वो है हमारे पास y, और हर एक क्वेश्चन के उसको जो गलत करने के मार्क्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं -2 के बराबर। तो इस इक्वेशन को भी सोल्व कर रहे हैं तो बन जाए 4x माइनस में 2y इज इक्वल टू 50। तो एक इक्वेशन हमारे पास बनेगी ये वाली, दूसरी इक्वेशन बनी है हमारे पास ये वाली। तो इसको सोल्व करेंगे, आगे मैं इसकी सॉल्यूशन दिखा देता हूँ आपको, सॉल्यूशन आपने अपने आप कर लेना इसका। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 मैंने बता दी ये वाली, और जो सेकंड बनी है हमारे पास ये, जो सेकंड इक्वेशन तो जो हमारे पास ये वाली थी उसमें हमने क्या करा, वह 2 से डिवाइड कर दिया सारी, वो बनेगी 2x माइनस में y इज इक्वल टू में 50 का आधा हो गया 25। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर दी, हमारे पास इक्वेशन बन गई 3x माइनस में y इज इक्वल टू में 40। और जो दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस में y इज इक्वल टू में 25 के बराबर। वैसे सब्सटीट्यूशन मेथड से हमने सोल्व कर लेनी है। इक्वेशन नंबर सेकंड में से हम फर्स्ट माइनस कर देंगे तो x और y की वैल्यू यहाँ पे निकल आएगी हमारे पास। ठीक है, अगर x की भी यहाँ पे वो है मान गया लेट द नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन एंड रॉन्ग आंसर भी x एंड y, तो हमारे पास जो राइट क्वेश्चन की जो करे थे उसने वो करे 15 राइट क्वेश्चन, और जो रॉन्ग क्वेश्चन करे थे उसने करे थे 5। ठीक है, मतलब 20 थे हमारे पास टोटल क्वेश्चन, उसमें 15 ठीक करे थे और 5 उसने गलत करे थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं 4th इसका। तो उसके बाद देखो भाई क्वेश्चन नंबर अपने पास 4th है, क्या कह रहा है, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। तो हमारे पास 2 प्लेस दे रखे हैं यहाँ पे, देखो ए है और बी पॉइंट है। तो यहाँ क्या है, इनके बीच में 100 किलोमीटर का हमारे पास डिस्टेंस है। 1 कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, एक कार ने यहाँ से ए पॉइंट से स्टार्ट करा, और अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट बी एट द सेम टाइम पे स्टार्ट किया। इफ़ द कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, तो इसने ये नहीं किया कि भाई सेम स्पीड से सेम टाइम से इफ़ द कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, मतलब अगर ये कार इस डायरेक्शन में चल रही है तो ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। समझ रहे हो, ये कार इस डायरेक्शन में है और ये कार भी इस डायरेक्शन में है, मतलब सेम डायरेक्शन होगी। समझ रहे हो बात को? तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपने क्वेश्चन को समझना है। इफ द कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। ठीक है, बात क्या है कि भाई अगर ये आप मान के चलो मैं आप भाग रहे हो और एक दूसरा बच्चा भाग रहा है, आपने इसको पकड़ना है और वो क्या कह रहा है 5 घंटे में इसको पकड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी ए वाली स्पीड है इससे ज़्यादा होगी, जो ए की स्पीड है वो बी की स्पीड से ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है। तो मैं मान के चलता हूँ जो ए की स्पीड है वो हमारे पास u किलोमीटर पर आवर, और जो बी की स्पीड है वो हमारे पास v किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ठीक है, तो इनकी कंबाइंड स्पीड क्या आएगी हमारे पास u माइनस में v। तो ये बात याद रखना कि जब भी हमारे पास जो भी 2 बंदे या फिर 2 कोई चीज़ या फिर 2 गाड़ी या फिर 2 रेलगाड़ी अगर एक डायरेक्शन में जा रही हैं, दोनों एक डायरेक्शन में है, मतलब ये बी सी में डायरेक्शन में चल रही है और ये बी सी डायरेक्शन में चल रही है, तो जो इनकी स्पीड होगी वो इनका सब्सट्रैक्शन होगा। और जो ये माइनस में भी होगा ना, ये वाली टर्म होगी छोटी, इसमें क्या होगा u इज़ ग्रेटर देन v। तो ये कंडीशन हमें याद रखनी है क्या कि अगर सेम डायरेक्शन में है तो माइनस होंगी, और अगली जो बात अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे अगला पॉइंट यहाँ पर देगा कि 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है,
उसका देखो अगला पॉइंट इसने दिया, इफ़ दे ट्रैवल टुवर्ड ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। अगर वो एक दूसरे के अपोजिट चल रही हैं, ठीक है, इफ़ दे ट्रैवल टुवर्ड ईच अदर, एक दूसरे के आमने सामने चल रही हैं, तो वो 1 घंटे में मिल रही हैं। तो अब यहाँ पे हमें इक्वेशन कैसे बनानी है, मेन बात आ गई। अब यहाँ पे हमें स्पीड भी पता लगी, स्पीड यहाँ पे हो जाएगी u प्लस में v, क्योंकि ये भी आ रही है ये भी आ रहा है, दोनों की स्पीड बढ़ रही है, मतलब एक दूसरे की तरफ तेज़ी से ये बढ़ रही हैं, तो इसकी जो स्पीड आएगी वो आएगी u प्लस में v। तो हमें एक सभी को एक फॉर्मूला पता है कि स्पीड जो होती है वो बराबर होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय में टाइम। तो इस केस में देखो हमारे पास स्पीड क्या थी, सिंपल सी बात कराऊंगा मैं आपको। स्पीड यहाँ पे हमारे पास थी u माइनस में v के बराबर। तो स्पीड जो है हमारे पास ये है u माइनस में v इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, डिस्टेंस हमारे पास कितना 100 किलोमीटर डिवाइड बाय में टाइम कितना है, कितने घंटे में मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है 5 घंटे के अंदर। यहाँ पर जो दे रखा है देखो ये रहा 5 आवर्स। इफ़ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर। तो स्पीड ये होगी हमारे पास इज इक्वल टू में डिस्टेंस की वैल्यू क्या हमारे पास 100 किलोमीटर और डिवाइडेड बाय में टाइम कितना हमारे पास 5 आवर। तो ये हमारे पास बन गई फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, हमारे पास स्पीड में स्पीड की वैल्यू रख दो, स्पीड है हमारे पास u प्लस में v इस केस में, इस वाले केस में, इज इक्वल टू में डिस्टेंस हमारे पास सेम है 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाय में टाइम हमारे पास लग रहा है 1 घंटा। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बनेगी। तो इस तरीके से हमने दोनों की दोनों इक्वेशन बनानी। मैं एक बार दोबारा इक्वेशन को रिपीट कर रहा हूँ। पहले जो केस हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट हैं, उनमें 100 किलोमीटर का बीच में डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर का बीच में डिस्टेंस। तो जो अगली बात कह रहा है कि वो सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, मतलब 20 डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो a 20 डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस केस में जो हमारे पास स्पीड होती है वो होती है u माइनस में v, स्पीड आपस में माइनस हो जाती है, जबकि कंडीशन रहती है u इज़ ग्रेटर देन v, मतलब जो जिसमें से हम माइनस करें वो हमारे पास जो वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए। तो अगर सेम डायरेक्शन में है तो हमारे पास माइनस होंगी, और जो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ चल रही तो हमारे पास स्पीड ऐड हो जाएंगी। तो हमें पता है कि भाई स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम के बराबर। तो हमें बस सिंपली वैल्यू पुट करनी है। इसमें स्पीड कितनी है u माइनस में v इज इक्वल टू में डिस्टेंस कितना है 100 डिवाइडेड बाय में टाइम कितना हमारे पास 5 घंटे लग रहे हैं, जो कि यहाँ पे दे रही है द कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर। तो यहाँ पे बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 की बात करें, इफ़ दे ट्रैवल टुवर्ड ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। तो अगर ये एक दूसरे की तरफ चल रही हैं यहाँ पे ये, तो स्पीड होगी हमारे पास u प्लस में v इज इक्वल टू में डिस्टेंस हमारे पास सेम है और टाइम हमारे पास लग रहा है 1 घंटे के बराबर, जो कि यहाँ पे दे रखे हैं। तो ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ आपने समझ में आ गया। तो ये इक्वेशन हमने सोल्व करनी है और आगे कुछ भी नहीं रहेगा इक्वेशन में। तो ये वाली हमारे पास बनेगी, इसको मैं काट देता हूँ, 5 2 जाते हैं, तो u माइनस में v की वैल्यू बनेगी 20 के बराबर, और यहाँ पे u प्लस में v की वैल्यू बनेगी 100 के बराबर। तो मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 में सेकंड ऐड कर दूं तो हमारे पास बनेगी u माइनस में v प्लस में u प्लस में v के बराबर इज इक्वल टू में 20 प्लस में 100 120 के बराबर। तो माइनस के v से प्लस का v गया तो बन गया 2u इज इक्वल टू में 120। तो u की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60 के बराबर, और v की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 60 वैल्यू पुट कर दो, 60 प्लस में v इज इक्वल टू 100। तो v की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40। तो मैं ये निकालना था व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स। तो पहली कार की जो स्पीड है वो हमारे पास 60, दूसरी कार की है 40 किलोमीटर पर आवर, पहली की है 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये है इसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपके सामने मैंने रख दिया है। तो 2 इक्वेशन बनाई हमने, ये इक्वेशन यह होगी, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये वाली है। यहाँ पर u और v की हमने वैल्यू सोल्व करके 60 और 40 रख दी। तो कॉपी में अपने नोट कर लेना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, इसमें 2 चीज़ें को पता होना चाहिए। एक तो रेक्टेंगल के एरिया के बारे में। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। अगर मैं लेंथ मान लूँ x और ब्रेड्थ मान लूँ y, तो हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय y। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, तो एरिया हो जाता है हमारे पास x y के बराबर। ठीक है, तो इस केस में मैंने क्या करा, जो लेंथ हमारे पास x है, ब्रेड्थ हमारे पास y, तो हमारे पास इक्वेशन बनानी है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो रेक्टेंगल का एरिया वो रिड्यूस हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट। तो एक्स वाई माइनस में 9 हो जाता है कब, इफ़ लेंथ इज़ रिड्यूस बाय 5 यूनिट। तो जब लेंथ क्या है रिड्यूस कर दें हम 5 यूनिट से, तो मतलब एक्स माइनस में 5 हो जाए, एंड ब्रेड्थ इज़ इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। समझ लो,
जब ब्रेड्थ क्या हो जाए इसकी, जो कि वाई वैल्यू है 3 यूनिट से इंक्रीज हो जाए, तो एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो ये होगी लेंथ, ये होगी ब्रेड्थ और ये होगी हमारे पास लेंथ के बराबर। ठीक है, तो दोबारा बता देता हूँ इक्वेशन से कि हमारा एरिया 9 यूनिट से रिड्यूस हो जाता है कब, जब हमारी जो लेंथ है वो 5 यूनिट डिक्रीज हो जाए और जो हमारे पे ब्रेड्थ है वो 3 यूनिट इंक्रीज हो जाए। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ इज इक्वल टू में एरिया के बराबर। तो ये कुछ नहीं करना, हमने इक्वेशन सिंपली सोल्व करनी है। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन ना सोल्व करके लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो ये एक्स वाली टर्म पहले दोनों होता मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाली टर्म वाई के साथ ही हो जाएगा एक्स वाई, फिर होगी 3 के साथ तो हो जाएगा 3x, फिर ये माइनस वाली वाई के साथ होगी तो वही माइनस के 5y, फिर माइनस के 5 के प्लस के 3 के साथ तो माइनस के 5 ये 15, ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस में 9। तो ये प्लस का एक्स वाई ये वहाँ जा क्या करेगा, माइनस का एक्स वाई हो जाएगा, तो एक्स वाई हो जाएगा 3x माइनस में 5y इज इक्वल टू में एक्स वाई माइनस में 9 है। ये एक्स वाई ने माइनस का हो जाएगा वहाँ जाकर, अरे 15 वहाँ जाकर प्लस का हो जाएगा, तो जहाँ माइनस के प्लस तक है 15 में से 9 गए, अपने पास बच गया 6 के बराबर। तो 3x माइनस में 5y इज इक्वल टू में 6 के बराबर, ये होगी इक्वेशन नंबर 1 के बराबर हमारी। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 हमने बनानी है। यहाँ पे कह रहा है इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, यहाँ पर लगाते हैं अगर हम लेंथ को 3 यूनिट से बढ़ा दें, मतलब x प्लस में 3 कर दें, मल्टीप्लाई बाय में एंड ब्रेड्थ बाय 2, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, मतलब लेंथ को 3 बढ़ा दें और ब्रेड्थ को अगर हम 2 यूनिट बढ़ा दें, तो जो हमारे पास एरिया है इन एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स, मतलब जो एरिया होगा एक्स वाई वो 67 से इंक्रीज़ हो जाएगा, तो मतलब एक्स वाई प्लस में 67 हो जाएगा। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, तो एक्स वाई की वैल्यू हमने निकालनी है, सिंपली ये बात यह है। तो इसको भी मल्टीप्लाई करें तो बनेगा एक्स वाई प्लस में 2x, तो एक्स वाई पहला एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर 3 इसके साथ करेगा, फिर 3 2 के साथ करेगा। तो इस टाइप से ये जो दोनों ब्रैकेट वैसे ऑपरेट होंगी। तो 3 को y से कर दो, ये हो जाए 3y प्लस में 3 2 6 इज इक्वल टू में एक्स वाई प्लस में 67। तो एक्स वाई वाली टर्म को ये 2x यहाँ पे प्लस में 3y प्लस में 6 इज इक्वल टू में एक्स वाई प्लस में 67, ये 6 भी मान जाते हैं, माइनस का 6 और माइनस के एक्स वाई, ठीक है, वहाँ पर जाकर माइनस का ये हो जाएगा, कट जाएगा, 67 में 6 गए हो जाए 61 इज इक्वल टू में 2x प्लस में 3y। तो ये बच गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 भी निकाल दी, 2 भी निकाल दी, बस इसने आपको सोल्व करना है। तो मैं इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, तो अपनी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो इक्वेशन नंबर हमारे पास बनी थी ये 3x माइनस में 5y इज इक्वल टू में 6। उसके बाद अगली इक्वेशन है 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू में 61। ये भी इसना आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तक करो, वैसे तो मैं कहूँ नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, मेन बात आप इसको करो सब्सटीट्यूशन से चाहे तो या फिर एलिमिनेशन से। तो सबसे जो दोनों आसान मेथड है, तो दोनों में से आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो। तो अगर मैं सब्सटीट्यूशन से करता हूँ तो आपने एलिमिनेशन से करना है, तो मैं एक बार सब्सटीट्यूशन से करा के दिखा देता हूँ। उसके बाद आपने एलिमिनेशन से करना है। एलिमिनेशन से अगर करोगे, देखो यहाँ पर अगर इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पर भी 6 बन जाएगा और यहाँ पर भी 6 बन जाएगा, फिर उसके बाद हम माइनस कर देंगे, तो ये तो होगा एलिमिनेशन। उसके बाद सब्सटीट्यूशन से कैसे करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये बन जाएगी 6 प्लस में 5y डिवाइडेड बाय में 3। तो x की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा 6 प्लस में 5y डिवाइडेड बाय में 3 प्लस में 3y इज इक्वल टू में 61। तो हो जाए 6 3 18 5 दूनी 10 डिवाइडेड बाय में 3 प्लस में 3y इज इक्वल टू 61। तो अगर एलसीएम लूँगा मैं पूरे का, तो ये 9y बन जाएगा और ये 3 वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, तो हो जाएगा 18 प्लस में 10 प्लस में 9 हो जाएगा 19y इज इक्वल टू 61 को 3 से करेंगे, 3 1 3 6 3 18 ये माइनस का 18 यहाँ आ जाएगा। तो 183 में से अगर 18 घटा दूँ मैं, तो बचेगा 3 और 2 5 7 में से गया 6 165 के बराबर। तो y की वैल्यू हो जाएगी 165 डिवाइडेड बाय में 19। यहाँ पर भाई देखो मैंने गलती कर दी, 6 दूनी 12 यहाँ पर 12 आएगा, यहाँ पर 6 3 18 लिया, 6 दूनी 12 सॉरी, ठीक है। तो 10y पर ये तो 19y तो हमारे पास सेम रहेगा। तो यहाँ पर जो यहाँ पर 12 माइनस होगा इसमें 183, मतलब 12 माइनस 3 में 2 गया 1, तो 180 ये हो जाए 7 171 बनेगा यहाँ पर। तो 19 को 9 से मल्टीप्लाई 9 9 81 9 1 9 8 17, तो 19 को 9 पे जाएगा
तो y की वैल्यू आ जाएगी 9। अब ये y की वैल्यू हमने क्या करनी है, इक्वेशन नंबर इसमें पुट कर दो, ये हो जाएगा अपने पास 6 प्लस में 5y, y की वैल्यू आ गई 9 डिवाइडेड बाई में 3, तो 6 प्लस में 5 नहीं 45 डिवाइडेड बाई में 3, तो 45 और 6 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 51/3, तो 3 बन जा 3, 3 7 21, तो x की वैल्यू आ गई 17 और y की वैल्यू आ गई यहाँ पे 9 के बराबर। तो लेंथ होगी हमारे पास 17, ब्रेड्थ होगी 9 के बराबर। तो एलिमिनेशन से भी हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन से भी होता है, जो उससे अपना मेथड बढ़िया लगा उससे कर लेना अपने एग्जाम्स में। प्रॉपर सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। तो धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, ये वीडियो देखने के लिए।